नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष पटेल है। प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से मैं आप सबका दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक के कुछ सेशन में हम लोग बारीकी से कंपनियों के बारे में जानकारी ले रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में आप लोगों ने सेल्स ग्रोथ को थोड़ा समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है जब हमने डिमांडिंग इंडस्ट्री पे काम किया था तो वो पहला एपिसोड था आपका, वो पहला असाइनमेंट था। कुछ क्लियरिटी हुई होगी, 100% नहीं होगी, पर अंदाजा आया होगा कि हमें ध्यान किधर रखना है। हमें ध्यान रखना है सेल्स ग्रोथ के ऊपर, राइट। उसके बाद हम लोगों ने उसी कंपनियों में, वही इंडस्ट्री में क्वालिटी एनालिसिस किया ताकि ये जो सेल्स ग्रोथ मिल रहा है ये प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हम है कंपनी के स्टेक होल्डर। अगर हम कंपनी के स्टेक होल्डर है, हमें पैसा तब मिलेगा जब प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे वैल्यूएशन, हमारी यील्ड, डिविडेंड यील्ड, सब कुछ बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल्स जरूरी था, ये हमने दोस्तों शुरुआत में जाना। क्वालिटी कंपनी लेने का तात्पर्य ये था कि आने वाले 10-15 साल जो हम निवेश करेंगे, धोखा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि धंधे बढ़े लेकिन प्रॉफिट आपके पास आया ही नहीं। तो इसलिए हमने कुछ ये काम किए। दोस्तों, लास्ट वीक का एपिसोड जरूरी था, क्योंकि अब तक हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि सेल्स बढ़ने से अच्छी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते हैं। प्रॉफिट बढ़ने से, प्रॉफिट यानी दोस्तों आपका कैश फ्लो, कंपनी का कंसिस्टेंट कैश फ्लो वाली कंपनी होती है, कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ते रहते हैं। तो वैल्यूएशन बढ़ने से भाव बढ़ते हैं, प्राइस। दोस्तों, पिछले कई समय से आप लोग सीख रहे हो, पर अभी तक हम लोग भाव पे आए नहीं थे। इससे ये समझ जाना चाहिए कि भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल। आप लोगों ने फंडामेंटल देखे। अब लास्ट वीक दोस्तों आपने पहली बार भाव को एक्सप्लोर किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने जाना होगा कि ये तीनों पैरामीटर में सबसे कम वॉलेटाइल दोस्तों क्या था। चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग लिख सकते हो। सबसे कम वॉलेटाइल सेल्स होता है, प्रॉफिट होते हैं कि भाव होते हैं? यस प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन। या मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अनम्यूट करके बोलना चाहो तो एक बार हैंड रेस करिएगा, ताकि मिक्स ना हो जाए, 2-3 लोगों की आवाज ना आए, राइट। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। तो यहाँ कर्नल अमरजीत सिंह ने सेल्स बताया, बिल्कुल सही बात है। विजय भाई ने लिखा सेल्स इज एब्सोल्युटली राइट। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, सेल्स सबसे कम वोलेटाइल होता है, सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट वोलेटाइल होता है। इसीलिए सेल्स समझने के बाद आप लोग प्रॉफिट समझे। और अब दोस्तों, पिछले हफ्ते आप लोगों ने सबसे वॉलेटाइल जो चीज है वो समझने का प्रयत्न किया, और वो क्या था दोस्तों? प्राइस। प्राइस है ना। अब दोस्तों, अगर हम प्राइस पे ही फोकस करेंगे तो काम नहीं बनेगा, हम हमेशा कंफ्यूजन में जिएंगे। जब जब शेयर चलेंगे हमें डर लगेगा, अरे बाप रे बेचो इसको तो गिर गया। तो जब जब गिरेगा हमें और डर लगेगा, ये और गिरा तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्राइस पे फोकस करते हैं। जिस दिन दोस्तों हमने ये सोच लिया कि 10 साल के लिए स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाए, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइस तो पीछे पीछे आने ही वाले हैं, वैल्यूएशन मिलने ही वाले हैं। कौन मेरी यील्ड को मुझसे छीन सकता है दोस्तों, जब मेरी कंपनी बढ़ रही है। सो लास्ट वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैं मान के चलता हूं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो असाइनमेंट किया, वो असाइनमेंट से कुछ आइडिया आई होगी, राइट। यहाँ प्रग्नेश वर्दे जी ने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन मैंने आपका चैट बॉक्स पढ़ा सर। ये आपका पहला, जस्ट अ मिनट, आपने क्या लिखा है? दिस इज योर फर्स्ट डे। मेरा तो सर पहला दिन है आज, है ना। तो प्रग्नेश भाई, अभी आपको सिर्फ एंजॉय करना होगा, राइट, क्योंकि आपकी बैच कल से चालू होगी, बराबर ना। तो कल से आपका लर्निंग स्टार्ट होगा, तो हम बेसिक से सीखेंगे, राइट। ये हम कुछ एपिसोड बाद का आज हमारा ये मीटिंग चल रहा है, तो इसमें हो सकता है कुछ चीज ना समझ में आए, इट्स ऑल राइट। जब आपके बैच की चर्चा होगी तब समझ में आएगा सब कुछ, बराबर। सो थैंक यू। यस, मीटिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, सीखने को मिलेगा। कंपलसरी नहीं है दूसरे बैच की मीटिंग अटेंड करना, बट इफ यू ऑप्ट यू कैन ज्वाइन, राइट। या विजय भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए विजय भाई। यस प्लीज। सर। हाँ, कहिए विजय भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने आईटीसी में थोड़ा संशोधन किया था। ओके, आईटीसी। हाँ, तो राइट। मैंने नीचे डेटा भी दिए हैं, आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो। ओके। हाँ,
उसमें एक ही दिन बोनस भी डिक्लेयर किया और बराबर स्प्लिट है। भी किया था। राइट, तो सही वो बात है सर। मैं उसका काउंटिंग नहीं कर पाया अच्छी तरह से, ओके, इसलिए मैंने डेटा ही नीचे डाल दिया है, जो आप दिखा सको तो कुछ राइट, कोई बात टाइम नहीं। हो तो देखो, सर। ये 2006 का जो डेटा है उसकी बात कर रहे हो? जी 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 जी। ओके, 2006। देखो, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान देना। देखो, वैसे भी मैं आप सबको कहने ही वाला था कि हम अलग अलग लोगों के डेटा को अभी चेक करेंगे। अब विजय भाई ने हैंड रेस करके अगर अपनी कंपनी बता दी है, नो नीड टू वरी, हम विजय भाई की कंपनी देख लेते हैं और बारी बारी हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंपनी का डेटा चेक कर पाए। हमें क्या ट्रैक करना है दोस्तों? हमें ट्रैक करना है कि क्या सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ते हैं, और अगर सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या उसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है। हमें ये देखना चाहिए, बिहेवियर कहते हैं इसको, कहते हैं ना बिहेवियर, कब कोई बीमार पड़ता है, वैसे ही शेयर में कब करेक्शन आता है, ये हमको इधर दोनों जगह से पता चल जाना चाहिए दोस्तों। यही दो इंडिकेटर है जो आपको भविष्य में भी बताएंगे कि तुम्हारा शेयर टूटने वाला है। ऑलराइट, तो थोड़ा ध्यान देना सब लोग। सो दिस इज आईटीसी। सबसे पहले विजय भाई मुझे बताइए, आपकी ये कंपनी 2003 में यानी 19 साल पहले कितना टर्नओवर करती थी सर? 6035। 6,000 करोड़ का टर्नओवर, 1700 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। यही कंपनी सर आज कितना टर्नओवर करती है? 65,000। 65,000 करोड़ का टर्नओवर, मतलब करीबन 10 गुना टर्नओवर करने में सफल हुई है आईटीसी। जी, राइट। सेल्स बढ़ा, ये क्वालिटी कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये डेब्ट फ्री कंपनी है, इनके मार्जिन कंसिस्टेंट है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ऑब्वियस है प्रॉफिट भी बड़े होंगे, राइट, क्योंकि क्वालिटी है। प्रॉफिट कैसे बढ़े सर विजय भाई? हाँ, एकदम स्ट्रेट लाइन में, मतलब 1700 करोड़ की प्रॉफिट करीबन 17,000 करोड़ पहुंच गए, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। 10 गुना धंधा बढ़ा, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा। अगर 10 गुना धंधा बढ़ा है, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, तो विजय भाई आपका भाव भी 10 गुना बढ़ा होगा, ऐसा हमें अनुमान रखना चाहिए। राइट सर? ओके, अनुमान रखना चाहिए ऐसा, ओके, राइट। ऐसा क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर एक जमाने में आपकी कंपनी के प्रॉफिट 1700 करोड़ थे, वही कंपनी हर साल प्रॉफिट किया है सर, कभी इसने लॉस किया है क्या? नहीं, नेवर एवर दे मेड लॉसेस। तो कंपनी का कैश फ्लो कंसिस्टेंट है। या तो आपको डिविडेंड तगड़ा मिल रहा है, हर साल आपके बैंक में डिविडेंड आ रहा है, या कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसके बेस पे भाव पे इफेक्ट आनी चाहिए। अब देखते हैं अपन भाव पे कैसी इफेक्ट आई है, राइट। 2003 में सर इनका प्राइस क्या था? 725 हाई और 571 लो। 725 का हाई और 571 का लो, राइट सर? या अभी 725 का हाई, 571 का लो, यहां पे 7 रुपए का ईपीएस था इनका, राइट? ओके, हाँ, बराबर है ना, 7 रुपए का ईपीएस। जी, मतलब अगर आपके पास, आपने कंपनी का शेयर लिया था 700 रुपए में, तो आपको ईपीएस कितना मिला? मतलब आपकी एक्चुअल यील्ड कितनी हुई? 1%, 1% हुई ना? ओके, राइट, करीबन हम ये कह सकते हैं कि 1% यील्ड विजय भाई बहुत कम है। अंदाजे से 3% तो यील्ड होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अंदाजा मैं कह रहा हूं, खाली मिनिमम 3% होनी चाहिए, पर ये 3% नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ईपीएस गिनने में या लिखने में हमने कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है। मैं चेक कर लूंगा सर। हाँ कर ले, अपन भी प्रयास करेंगे चेक करने का, राइट। लेकिन चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। 700 रुपए का भाव, 600-700 का भाव था, 6,000 करोड़ का टर्नओवर, 7 रुपए मुझे मिलते थे। अब ये कंपनी अगर 50% डिविडेंड देती है, तो मेरे बैंक में डिविडेंड उस साल कितना आया होगा? 3.5 रुपया करीबन, बराबर की नहीं विजय भाई? समझ रहे हो? ओके, राइट, ओके। अब जब कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने लगे, यहां पे जैसे हम देख रहे हैं 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 2,800 करोड़, 3,200 करोड़, 3,700 करोड़, ऐसा कौन सा साल है जब सेल्स बढ़े नहीं विजय भाई? एक ही साल था, 2018। 2018 में धंधे बढ़े नहीं, बराबर है, सही बात है सर? ओके, लेकिन इसको ऐसे नहीं देखने का, थोड़ा देखो, नजरिए को चेंज करो थोड़ा। ये 2018 अकेला साल नहीं था जब धंधा नहीं बढ़ा। रियल सेंस में विजय भाई
इनका धंधा 2017 में कितना था? 2017 में 58,731 करोड़। या मतलब 58,000 करोड़ था। कितने साल तक वो अपने पुराने धंधे तक नहीं पहुंच सकी थी? कितने साल लगे सर? 4-5 साल लगे ऐसे देखने का, राइट। हम क्या कहेंगे, 2021 तक आईटीसी अपने बिजनेस को बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। सही बात है कि गलत बात है ये सर? एकदम सही, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं आईटीसी ने 2017 में जो सेल्स किया वो उनका लाइफ टाइम हाई था। उसके बाद 2021 तक वो धंधे को बिल्कुल बढ़ा नहीं पा रहे थे। अब इसका कारण क्या था? आईटीसी किसकी कंपनी है सर? डाइवर्सिफाइड। पर इनका मेन धंधा क्या है? सिगरेट्स। या इनका नाम ही क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी। ओके, मतलब सिगरेट का बिजनेस है इनका। 50% धंधा सिगरेट से आता है। पहले आता था, एक टाइम था जब 65% टर्नओवर सिगरेट से आता था। तो सिगरेट इनको नीचे खींचता है विजय भाई, राइट। सिगरेट में क्या होता है ना कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ती रहती है। अब जितनी एक्साइज बढ़ती रहती है उतना ये पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, मतलब उतना भाव नहीं बढ़ा पाते, राइट। हम ये कहते हैं कि कितना टैक्स बढ़ेगा, पीने वाले तो पिएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों की मात्रा कम हो जाती है, राइट। डुप्लीकेशन भी बहुत चलता है सिगरेट्स में। तो यहां पे क्या हुआ, कंपनी को इफेक्ट आई और कंपनी धंधा 2021 तक नहीं बढ़ा पाई। अब अगर सेल्स नहीं बढ़ेंगे तो विजय भाई इसकी इफेक्ट किधर जाएगी? प्रॉफिट पे। बहुत एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया समझ रहे हो आप सर। इनके प्रॉफिट 11,000 करोड़ थे। एक मिनट, जब आपका लाइफ टाइम हाई सेल्स था तब इनके प्रॉफिट 10,500 करोड़ थे, राइट। ओके। 2018 में क्या हुआ? धंधा नहीं बढ़ा पर प्रॉफिट थोड़े बढ़े। ये क्यों बढ़े? किधर आपको इफेक्ट दिख रही है? मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बढ़े। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सेल्स ट्रैक करने का। अगर आपकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो वो वापस गिर जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट आने से पहले खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल यूज होता है जिसके दाम कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो ये रूल है, हमेशा ध्यान रखिए सब लोग। अगर आपकी कंपनी धंधा नहीं बढ़ा पाए तो उनके प्रॉफिट को ध्यान में मत लो। आज के अच्छे प्रॉफिट कल गिर सकते हैं। धंधा बेहद जरूरी है। और उल्टा भी सोचो कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट गिर गए हैं, पर अगर धंधा बढ़ता जा रहा है तो चिंता भी नहीं करने की, प्रॉफिट वापस बढ़ जाएंगे क्योंकि धंधा बढ़ रहा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है विजय भाई, सेल्स की प्रॉफिट? सेल्स, राइट। एवरीबॉडी, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेल्स और प्रॉफिट? सेल्स सेल्स ही है जो आपके प्रॉफिट को ऊपर की तरफ खींचता है। और अगर सेल्स ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉफिट इफेक्ट होगा। देखो, 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉफिट बढ़े क्योंकि तीनों साल इनके मार्जिन बढ़े, राइट। पर 2021 में क्या हुआ? प्रॉफिट आपके गिरे, राइट। हम ये देख सकते हैं पूरे 5 साल धंधे में नरमी रही और इसकी इफेक्ट आपको आईटीसी के भाव में आई होगी। 5 साल हो गए विजय भाई, आईटीसी ने लाइफ टाइम हाई लगाया क्या? नहीं, अभी इस साल लगाया शायद। 52 वीक हाई अभी लगाया। 2023 में, सॉरी 52 वीक हाई अभी लगाया। हाँ, पर देखो 2022 तक इनके लाइफ टाइम हाई क्यों भाव में नहीं दिखे? नहीं छुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इन्वेस्टर को पता था ट्रबल में कौन है? सेल्स, राइट। देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी को नहीं पता होता है, इसीलिए कंपनी बरसों से पैकेज फूड पे भी बहुत फोकस कर रही है और आज इनका पैकेज फूड बहुत अच्छा कर रहा है। कंपनी को 50% टर्नओवर अब दूसरी प्रोडक्ट से आने लगा है। आशीर्वाद नाम का आटा है जो इंडिया का नंबर 1 आटा है। नूडल्स ये लोग बना रहे हैं जो नेस्ले के बाद, मैगी के बाद दूसरे बिकने वाले नूडल्स से मार्केटिंग भी करते हैं दूसरी प्रोडक्ट। मतलब ये अच्छा कर रहे हैं, सिगरेट के अलावा हमें बड़े बन रहे हैं, राइट। अब इस बार का मुझे एक नई चीज बताओ विजय भाई, धंधे में इस बार क्या हुआ? पहली बार 5 साल बाद जबरदस्त ग्रोथ हुआ। कितने टाइम बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद हमने वापस से लाइफ टाइम हाई सेल्स देखा, राइट। और मुझे पक्का याद है, मैं इतने सारे शहरों में घूमता था, हमारी मीटिंग्स होती थी, लोग कहते थे कि आईटीसी का धंधा हर साल बढ़ रहा है, कंपनी ग्रोइंग है, पर कंपनी का भाव क्यों नहीं चलता है? आपको पता होगा उस पर बहुत से जोक चलते थे, लोग मजाक उड़ाया करते थे। उनका प्रश्न गलत था।
उनको लगता था कि आईटीसी का धंधा बढ़ रहा है, पर क्या आईटीसी का धंधा बढ़ रहा था? नहीं बढ़ रहा जेन्युइनली था। नहीं, हाँ, फिगर वाइज देखे तो बढ़ता था। तो मतलब ये नहीं, सेल्स में भी कहाँ बढ़ रहा था सर? 2022 में बढ़ा, पर 21 तक हाँ तो पूरी हाँ ब्रेक लगी हुई थी। तो वही लोग हैरान थे कि आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है, जो लोग डेटा देखे बगैर बात करते थे। ऑलराइट सर, ओके अगर डेटा देखा होता तो हमें पता रहता आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है, और दूसरी एक बात भी पता रहती कि अब आईटीसी कब चलेगा। राइट, अभी पिछले साल इतने वर्षों बाद पहली बार क्या हुआ, लाइफ टाइम हाई सेल्स आया। ओके राइट, तो पीछे पीछे क्या लाइफ टाइम आएगा अभी? प्रॉफिट। प्रॉफिट को पीछे पीछे आना ही है। देखो पिछले साल इसने 15,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, पर ये लाइफ टाइम हाई नहीं था। लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट किधर है? इधर है। राइट, नजदीक तो पहुंच गए। हाँ, नजदीक पहुंच गए हैं। तो हमने पिछले साल जब ये रिजल्ट देखे, तभी हमने बता दिया था कि आईटीसी अब सब पुराने लेवल तोड़ के फटने वाला है। क्यों फटने वाला है? क्योंकि धंधे बढ़ने लगे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट 20 साल लाइफ टाइम हाई देखेंगे। अब ये दो चीज है तो भाव को दोस्तों को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आईटीसी लाइफ टाइम हाई सिर्फ नहीं करेगा, बल्कि जबरदस्त चलेगा, क्योंकि अब ये खाली सिगरेट पे डिपेंड नहीं है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट में है। इनकी एक प्रोडक्ट है होटल, जो कोविड में बुरे हाल हो गए थे इनके, क्योंकि कोविड में ये होटल चलती ही नहीं थी, कोई जाते ही नहीं थे, नहीं तो इनकी ब्रांडेड होटल्स है आईटीसी की। पर अब होटल के भी बिजनेस बढ़िया आ रहे हैं, तो समझ लो आईटीसी का परफॉर्मेंस जबरदस्त आएगा। ऑल राइट, यहां तक की सर बातें क्लियर है विजय भाई? यस सर। ओके, अब जस्ट जहां पे मिनट हम सर। भाव पे आते हैं, ओके इस पे सर। आपको कंफ्यूजन था। 248 का इक्विटी कितना हो गया? 375। मतलब यहां पे कुछ बोनस बोनस है क्या? राइट, पर एक पे एक बोनस नहीं है विजय भाई। अगर एक पे एक बोनस होता तो ये इक्विटी कितनी हो जाती? डबल हो जाती। डबल हो जाती, पर ये तो दो पे एक बोनस है। ऑल राइट, ओके बराबर ना? इतना तो ओके। दो पे एक बोनस है, और आपका शेयर स्प्लिट हुआ है 10 का 1 हो गया। एक। राइट, तो यहां पे जो ईपीएस सर आपने लिखा है 10 रुपया 40 पैसा, 10 रुपये 40 पैसे का ईपीएस 7.59 हो गया, ये गलत लिखा है। मैं चेक कर लूंगा सर। हाँ, क्यों मैं कह रहा हूं, देखो एकदम लॉजिकल चीज है। अगर आपका 7.59 सही है, तो यहां पे कितना ईपीएस होना चाहिए पता है? 75। अगर कंपनी ने स्प्लिट किया है 10 का 1, ईपीएस 75 का होना चाहिए सर। ओके राइट, पर ये 78 क्यों है पता है? क्योंकि आपने क्या किया होगा पता है? आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट से पूरी ट्रेंड के ईपीएस लिखे होंगे, वो नहीं करना है। बराबर, या इंडिविजुअली कंपनी टू कंपनी देख लेना, क्योंकि ईपीएस में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। बराबर है सर? ओके सर। तो इसके मुकाबले ये जो भाव है सर, यहाँ पे आपने 1400 का प्राइस लिखा है। राइट, अब 1400 का 200, ये ऑलमोस्ट बराबर जैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ओके राइट, क्योंकि एक पे 10 शेयर हुए तो ये गलत ही है सर। हाँ, वही मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने फिर कैलकुलेशन छोड़ दिया। नहीं प्राइस बराबर है सर आपका, ईपीएस गलत है। ओके राइट, प्राइस में प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी आप इसको थोड़ा और इसको चेक कर लेना, तभी हम इसको प्रॉपर इंटरप्रेट कर पाएंगे। बराबर? हेलो सर, हाँ मैं जी, कहना क्या चाहता हूँ, इसकी इफेक्ट कैसे आएगी? स्प्लिट 10-1 बोनस 2 सेट 1। बराबर है, तो वो कैसे प्राइस आएगा बोलो आप? इधर क्या हुआ, यहाँ पे वो कैसे आपने इफेक्ट किया आपने बोनस वो की? आपने डेटा को ये प्री बोनस और पोस्ट बोनस का जो कैलकुलेशन सिखाया था ना, हाँ, वो मैंने अपलोड किया है ना। हाँ, उसमें इसकी इफेक्ट कैसे देनी है ना, वो मुझे समझ नहीं आई। ओके, मतलब एक टू एक बोनस आपको फाता है, पर ओके दो पे हाँ एक बोनस नहीं फाता है, ऐसा कह रहे हो? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, कल 2 पे 1 बोनस का भी आपको वीडियो दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। बराबर है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। ओके राइट, बहुत बड़ी माया जाल नहीं है, सिंपल है, लेकिन वो नहीं समझाओ ताकि दूसरों लोगों का भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। बराबर, मैं देख लूंगा सर। या ओके। अब मेरे को थैंक यू एक सर। सिंपल जवाब दे दो, अगर कंपनी का प्रॉफिट 1700 करोड़ है और वो टाइम पे ईपीएस 7 रुपए का हो, आज अगर कंपनी का प्रॉफिट 15,000 करोड़ हुआ है, तो अंदाजे से ये ईपीएस कितना होना चाहिए? अंदाजे से 69 के आसपास। बराबर ना? यूं ही हमने अंदाजा लगाया है। राइट, तो अभी आपको पहला काम कल क्या करना पड़ेगा सर? ये सब ईपीएस
इंडिविजुअल हर एक साल के देखने पड़ेंगे, बराबर। देखो कैसे मैं बताऊं यहाँ पे, ओके इंडिविजुअली हर साल आपको आईटीसी में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं फाइनेंशियल्स में जा रहा हूं, मैं सबको वापस रिपीट करता हूं, आप सारे डेटा हिस्टोरिकल लो, पर ईपीएस आपको इधर से ही लेना पड़ेगा, राइट। कंसोलिडेटेड में गया और एकदम नीचे आता है ईपीएस। यहां पे अगर 12.37 है तो मैंने 12.37 यहां पे लिख दिया। उसमें सर Right. बेसिक एपीएस काउंट करते हैं ना? बेसिक ओके ओके, थैंक यू सर। इसी प्रकार से सर आप नीचे जाइएगा सारे डेटा, बराबर। मैं चेक करूंगा कल। या देखो ये एक बार मेहनत करनी है विजय भैया, पर Okay. बिल्कुल हाई क्लियरिटी होगी। नहीं, Okay. थैंक यू सर। या धन्यवाद। तो यहाँ पे आईटीसी, वैसे मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, जबरदस्त इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है पिछले 20 सालों में, इसीलिए क्योंकि कंपनी के सेल्स प्रॉफिट बढ़िया बढ़े हैं। साथ में पिछले 5 साल से कंपनी बिल्कुल नहीं चलती थी, वो भी क्यों नहीं चलती थी वो भी आपको पता चल गया। तो हर प्रश्न का जवाब आपके डेटा में छुपा हुआ है, आपको थोड़ा उसको ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल डेटा। अब मैं कोई और कंपनी में जाऊंगा और थोड़ा हम इसको आसान प्रकार से देखने का प्रयास करें, राइट। मैं यहां पे आप में से कौन है जो अपने डेटा को सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? तो पहले मैं आपका डेटा ले लूं, फिर मैं 1 to 1 अलग अलग डेटा लूं। एनीबॉडी जिन्होंने भाव डाले हैं अपनी कंपनियों के? अमरजीत सिंह सर, ओके। लेट मी ओपन योर डेटा सर। कौन सी कंपनी का डेटा ओपन करूं? गुड इवनिंग सर, आप एचडीएफसी ले लो। एचडीएफसी, ओके, राइट सर, एचडीएफसी, ओके। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, अमरजीत सिंह ने बढ़िया डेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए किया हुआ है। ये डेटा जबरदस्त काम लग सकता है। जस्ट अ मिनट, मैं सर अमरजीत सर, मैं इसको थोड़ा खाली लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, बराबर ना? डेट जो है आपकी, ठीक सर। अब सर इनका 2001 में टर्नओवर कितना था? ये सर 2200 करोड़। जस्ट अ मिनट, ओके। 2200 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का प्रॉफिट। करेक्ट। 2010 आते आते सर ये कितना हो गया? ये 5 गुना हो गया। 5 गुना। धंधा 5 गुना बढ़ा, धंधा 5 से थोड़ा बढ़िया ज्यादा सेल्स थे। और प्रॉफिट कैसे बढ़े सर? प्रॉफिट 5 से थोड़े ज्यादा बढ़ गए, वो भी 5 गुना जैसे बढ़े, राइट। अब अगर हम देखें इसको 2022, राइट, तो 2022 में आपका वही धंधा जो 2010 में 10,000-12,000 करोड़ का था, वो कहां पहुंच चुका है सर? 1,35,000 करोड़, 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़। मतलब करीबन सर कितना हुआ? 10 गुना ज्यादा हो गए, 12 गुना के करीब, है ना? या तो हम लोग ने जब निवेश किया हुआ था तब हमको इतनी उम्मीद नहीं थी सर। हम यही उम्मीद करते थे पहले 5 गुना बढ़ा है, 5 गुना बढ़ेगा तो भी मजा आ जाएगी। पर इसने कमाल कर दिया, 10x इनके धंधे बढ़े। अब इनके धंधे इतने बड़े, इसमें मूल कारण क्या है सर? खाली हाउसिंग फाइनेंस नहीं, राइट। ये 1.4 लाख करोड़ में सर हाउसिंग फाइनेंस कितना है? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 60% है सर, बाकी और जगह पे देते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, राइट। करीबन 50% इनका धंधा हाउसिंग फाइनेंस से आ रहा है, 60% जैसा। तो बाकी का धंधा किधर से आ रहा है? हाउसिंग फाइनेंस के अलावा का धंधा कौन सा है सर इनका? बाकी इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ इनका बाकी और लोन्स है सर। नहीं सर, देखो एचडीएफसी होल्डिंग कंपनी है असल में, राइट। जब बरसों पहले एचडीएफसी का अस्तित्व था, तब एचडीएफसी बैंक भी नहीं थी, एचडीएफसी लाइफ नहीं था, एचडीएफसी एएमसी नहीं था। तो जब बैंक को बनाना था, जब आरबीआई की परमिशन मिली कि भाई चलो फाइनेंस कंपनियां जो है बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस में, वो भी बैंकिंग का लाइसेंस ले सकती है, तो एचडीएफसी ने एचडीएफसी बैंक बनाने का सोचा, राइट। तो पैसा किसने लगाया? एचडीएफसी ने लगाया था। तो जो एचडीएफसी बैंक है वो एचडीएफसी की सब्सिडरी है सर। ओके, ऑलराइट सर। हाँ जी हाँ जी। तो अभी ये जो आप धंधा देख रहे हो, इसमें बैंक, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी, सबका टर्नओवर का इनको फायदा होता है, राइट। और पिछले दशक में बैंकिंग, लाइफ, जनरल, ये सबने बड़ा ग्रोथ किया है, तो इसीलिए इनका टर्नओवर 10 गुना सर हो गया। ऑलराइट सर। या तो धंधा 10 गुना, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आई सर? वो भी 10 गुना के करीब हो गया सर। या तो मतलब देखो, हमको दोनों चीजें मिल रही है जो हम चाहते हैं। पहली ग्रोथ हम चाहते हैं, ग्रोथ मिला सर? हाँ जी सर। दूसरा हम चाहते हैं कि ग्रोथ आए पर साथ में प्रॉफिट भी आना चाहिए।
अब इनके साथ की जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां थी, उसमें 2017 के बाद सर प्रॉब्लम आ गई। 2017 एक लैंडमार्क ईयर था इंडिया के लिए, कैसे बता सकते हो सर? Why 2070 should be treated as landmark year? ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का असर है सर? क्या सर? जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का सर? हाँ, नहीं, वो नहीं सर। देखो 2017 से हमने कहते बहुत बार कि दुनिया भर में मंदी की शुरुआत हुई, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड हो गई, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है 2017 से, राइट? तो जब इकोनॉमी म्यूटेड होती है तो जो फाइनेंस की कंपनियां होती है ना, उनको भी फंडिंग प्रॉपर नहीं मिलता है। करेक्ट। मतलब उनको फंडिंग महंगा मिलने लगता है। जैसे अभी का दौर समझो आप, ये जो दौर है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया भर में मंदी है, तो वापस फाइनेंस कंपनियों को फंडिंग कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा, राइट? अब ऐसे समय पे जो रेटिंग वाली कंपनियां होती है, मतलब जो एकदम टॉप क्वालिटी कंपनियां होती है, उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती सर, उनको फिर भी फंडिंग मिल जाता है। पर जो लोअर कक्षा की कंपनियां हैं, डबल बी रेटिंग, उससे नीचे की कंपनियां, उनको सर फंडिंग कैसा मिलेगा? महंगा भी मिलेगा और कम मिलेगा। महंगा मिलेगा, कम मिलेगा, और सबसे अहम बात सर, उन्होंने ये फंडिंग जहां इस्तेमाल किया होगा ना, वहां से पैसा आएगा भी नहीं, एनपीए आएंगे। एनपीए। तो हर तरफ से फाइनेंस की कंपनियां फंस जाती है मंदी में, राइट सर? सर तो 2017 के बाद का अगर आप हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों का सिनेरियो देखो, तो आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिनके धंधे और प्रॉफिट दोनों बढ़िया बढ़ रहे हैं। योर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर इन करेक्शन। एलआईसी अभी भी आधे भाव पे है, राइट? कैनफिन हाउस फाइनेंस करेक्शन में, पंजाब हाउस फाइनेंस, दूसरी जितनी भी इंडिया बुल, और उनके तो हाल पता है कैसे, डीएचएफएल का क्या हो गया। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद फंडिंग स्ट्रेस्ड हो गया, राइट? तो उसकी इफेक्ट एचडीएफसी भी पड़ती है, पर कम पड़ती है, राइट? देखो पिछले 2 सालों में कुछ ग्रोथ नहीं आया है, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी म्यूटेड हो गई है, दिख रही है ना? हाँ जी, राइट? ये थोड़ा इफेक्ट है। जैसे सब इकोनॉमी सुधरेगी, हम यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। पर यहां तक का क्लियर हो गया सर, सेल्स, प्रॉफिट, सब चीजें, राइट? अब अगर दोस्तों मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, अगर एचडीएफसी का सेल्स बड़ा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा, तो जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया वो कमाए होंगे कि नहीं कमाए होंगे दोस्तों? डेफिनेटली। अगर मैं इंडिया बुल की बात करूं तो हो सकता है लोगों ने नुकसान किया हो, दीवान हाउसिंग में नुकसान किया हो, पर एचडीएफसी के प्रॉफिट अभी भी आ रहे हैं दोस्तों। इनका 1 साल नहीं मिलेगा आपको जब कंपनी ने लॉस किया है। दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, इसको भूलने का नहीं। जो कंपनियां बुरे समय में भी कैश फ्लो कंटिन्यू देती जाए, वो कैश रिच काऊ है। वो आने वाले समय में जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप लैपटॉप बंद करके रिटायरमेंट की लाइफ जियोगे, बोलोगे अब मेरे को शेयर बाजार देखना ही नहीं है, कभी भी आपको पैसा देती जाएगी। जरूरी नहीं हम जिंदगी भर एक्टिव रहे, पर कंपनी ऐसी लेनी होगी दोस्तों जिनका हिस्ट्री क्लियर है, मैनेजमेंट बढ़िया है, डेटा आपको ये सब बता सकता है दोस्तों, राइट? यहां पे सर कंपनी का यहां पे भाव अपने डाले हुए, जस्ट लेट मी चेक द प्राइस। 2021 कंपनी के प्रॉफिट 500 करोड़, कंपनी का ईपीएस 8 रुपीज का था, 8 रुपए का सर, और भाव उस समय कितना था? 445, 400 रुपए के आस। मतलब मैं 400 रुपए डालूंगा सर, तो मुझे आज क्या मिलेगा? दिस, ये सर इसी के ऊपर दे रखा है सर, रियल ईपीएस जो है। क्या सर? थोड़ा सा अगर ऊपर स्क्रॉल करेंगे सर, इसका रियल ईपीएस आज की डेट में 800 रुपए इन्वेस्ट किए तो 663 रुपए हर साल मिल रहे हैं आपको, राइट? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब मैंने निवेश किया तब मुझे खाली 8 रुपया मिलता था, राइट? पर मैं जानता था, देखो वो टाइम पे एफडी के रेट 10-10 टका हुआ करते थे, तो अट्रैक्टिव थे, और ये शेयर बाजार अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे आज की इनकम ये लो देता है। पर जैसे कंपनी के सेल्स धीमे धीमे बढ़ते गए, प्रॉफिट धीमे धीमे बढ़ते गए, अगर आज मैं देखूं तो अगर मैंने 100 रुपया लगाया, मुझे 150 रुपया हर साल का मिल रहा है, राइट सर? सर ये कब तक मिलेगा सर? जब तक एचडीएफसी रहेगी सर। सही बात है। मतलब जब तक लोग लोन लेंगे, जब तक लोग घर की लोन लेंगे, तब तक आपने जो एक बार पैसा डाला, राइट, वो आपको जिंदगी भर यील्ड देने वाला है। एक पेड़ हमने
बना दिया है। अभी ये फल तो अपने को जिंदगी भर आते जाएंगे, राइट और रॉन्ग सर? ठीक है सर। राइट। और इंडिया जो है ये तो अभी रूरल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन इंडिया में होने वाला है। दुनिया में जितने लोग माइग्रेट करेंगे रूरल टू अर्बन, दुनिया के 50% लोग जो माइग्रेट करने वाले हैं वो इंडिया में होंगे दोस्तों। मतलब ह्यूज माइग्रेशन हम देखेंगे, लोग आएंगे गांव से शहर, घर चाहिए होंगे, होम फाइनेंस एक बढ़िया ग्रोथ देने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पीयूष भाई मैंने शेयर लिया मैं बेचूं कब, ये लोगों ने ये सोचा होता तो वेल्थ नहीं होती, एसेट बेचने के लिए नहीं होती है। अगर किसी ने सोचा होता कि वाह मेरे तो पैसे बढ़ गए, ये 400 वाला शेयर मेरा ऑलरेडी मेरा 5 गुना हो चुका है, चलो बेचा जाए, कल ये वापस 400 आ गया तो, ये डर कभी भी आपको नहीं होना चाहिए। ये डर तभी हो अगर आप ये कहो कि ये कंपनी का धंधा नहीं चलेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो सोचो कि ये भाव वापस 400 आ गया तो क्या। बाकी दोस्तों जब तक धंधे चलेंगे, बिजनेस बढ़ते जाएंगे, कंपनी के भाव, कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ते जाएंगे। एक बार मैंने ये 2500 रुपया ले लिया, फिर मुझे ये जिंदगी भर की इनकम बंद हो जाएगी जो इन्फिनिटी टाइम तक मिलने वाली है। सो ये गलती कभी मत करना कि अच्छा पैसा मिल रहा है बेचो शेयर भागो यहां से एफडी ले लो, कभी नहीं दोस्तों। दोनों प्रोडक्ट अलग है, राइट। और बाजार में एसेट जो होती है वो बढ़ने के लिए होती है, जिंदगी भर की अर्निंग देने के लिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, किधर से आ रहा है रग्नेश भाई? ओके मैंने म्यूट कर दिया है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीज मुझे उम्मीद है दोस्तों अब समझे। भाव पे कब इफेक्ट आती है ये समझो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी साइकोलॉजी को क्लियर करेगा। जब आपके प्रॉफिट बढ़ रहे थे 474 के 580 करोड़ प्रॉफिट हुए, तो आपने क्या लगाया इधर सर? ये हम कह सकते हैं हायर हाई हायर लो है ना, दिस वाज हायर हाई हायर लो। 2003 में प्रॉफिट आपके बढ़े, सेल्स बढ़े, राइट। पर आपकी कंपनी ने हायर हाई नहीं लगाया, लगाया सर? नहीं लगाया, उल्टा उसने क्या लगाया? लोअर लो लगाया, राइट। तो फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम थे सर? शायद नहीं सर, नहीं है। पर अगर आपका स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो ये ऐसा बहुत बार होगा आने वाले 10-15 सालों में, बाजार की इफेक्ट आएगी। बाजार बुरे होते हैं, हमारे अनुमान बुरे होते हैं, हम सोचते हैं नहीं सब गिरेगा, तो आपके शेयर पे उसकी नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है, चिंता नहीं करने की। लेकिन ध्यान इधर नहीं रखने का, ध्यान इधर रखने का। अगर आपके सेल्स बढ़ रहे हैं दोस्तों, इंक्रीज होते जा रहे हैं, आपको पॉजिटिव इफेक्ट आएगी दोस्तों। दूसरे साल अभी भी आपके सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और आपके प्राइस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर भाव पे क्या इफेक्ट आई? ये उससे हाई लगा, बट लोअर लो बहुत ज्यादा हो गया, दोनों लगा है ना। मतलब ह्यूज वॉलेटिलिटी थी 2003-4 के साल में सर। हमने हायर हाई लगाया पर ये लाइफ टाइम हाई नहीं था, राइट। हमने और लोअर लो लगाया, तो यहाँ पे आपके पास 500 रुपए के शेयर थे, आप कह रहे हो अरे यार भाई 300 आ गया, आपको मरेंगे, हम तो फंस गए। आप बेचने देते नहीं हो और ये तो शेयर आते हुए जाते, क्या करें? इधर नहीं देखने, धंधा प्रॉफिट देखो। कंपनी भले ग्लोबली कुछ भी चल रहा हो, कंपनी 2005 में और आई नया लाइफ टाइम हाई सेल, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो अर्निंग वो 8.53 पहुंच चुकी है। अमरजीत सर एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी सर, यहाँ पे बोनस है सर 2003 में। अच्छा है ना, देखो 122 का इक्विटी 244 करोड़ हो गया, 1:1, ठीक है। तो मतलब ये जो यहाँ पे आपका जो शेयर गिरा हुआ दिख रहा है, हाँ जी, ये उसी की वजह से, या ये बोनस का इफेक्ट है, राइट सर? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, हम और आगे बढ़ते गए, धंधे हमारे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 500 करोड़ के प्रॉफिट 2500 करोड़ आ गए, और हमारा भाव जो 400 रुपए था वो 3500 नहीं, ये असल में कितना है सर? 6500, 6500 हो गया सर। ये 6000 से 4000 की रेंज में आ गया, मतलब हमारे पैसे कितने बढ़ गए? 10x, राइट। ऐसी होती है चीजें। धंधा आपका 4 गुना बढ़ता है, प्रॉफिट 5 गुना बढ़ता है, और भाव 10 गुना बढ़ जाता है, राइट। ये वैल्यूएशन आने लगते हैं आपकी कंपनी को। अब यही लोग सोचेंगे बेचो क्या करे, 2008 में तो जबरदस्त मंदी आई थी सर, याद है ना?
हाँ जी। और मेरे ख्याल से तब आप एक्टिव इन्वेस्टर थे शायद 2008 में ना, हाँ जी। राइट ना। अब 2008 में सर देखो मंदी थी जबरदस्त, राइट, और 2008 की मंदी में सर इनके धंधे का क्या हाल, क्या कोई इफेक्ट इंडिया में मंदी की थी सेल्स में? नहीं, इनका नहीं है सर। बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ जी। और सर प्रॉफिट कैसे थे? प्रॉफिट म्यूटेड हो गया सर। आपका प्रॉफिट 24 वाला 1800 करोड़ हो गया, मतलब कितना गिरा अंदाजे से सर, परसेंटेज में हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? 25% बराबर है सर, 25% प्रॉफिट गिर गए। इसकी इफेक्ट आपके भाव पे क्या पड़ी? 2009 में क्या आपकी कंपनी ने हायर हाई हायर लो लगाया कि क्या लगाया? नहीं, लोअर, हाँ, लोअर हाई लोअर लो। लोअर लो, मतलब किसी ने अगर ये भाव पे लिए होंगे हाई पे, तो उसने 2009 में उसने महसूस किया होगा कि मैं फंस चुका हूं और अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, राइट सर? सही बात है कि गलत बात है सर? ठीक है सर। क्या एवरीबॉडी? ठीक तो है। ये तो हमें ना डेटा देख रहे हैं, कितना आसान है, 12 महीने तक शेयर नहीं चल, पर जब आप प्रैक्टिकल होते हो ना तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि 12 महीनों में आप 365 बार नहीं, 3000 बार मनी कंट्रोल में देखते हो भाव, मेरा भाव नहीं बढ़ रहा है, मेरा भाव नहीं बढ़ रहा है, इधर से बेच के दूसरी जगह भाग जाए। तो जब लंबे समय के करेक्शन आते हैं दोस्तों, घबराने का नहीं, ये सोचो भाव नाम की कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है, भाव नहीं बढ़ रहे कोई बात नहीं, क्या इसने अपनी अर्निंग बंद कर दी? एचडीएफसी ने ये बोला आपको मैं अभी तुमको कोई डिविडेंड नहीं दूंगा क्योंकि भाव गिर रहे, ऐसा हो सकता है सर? नहीं सर। तो क्यों हम भाव देखते हैं, फिर क्यों घबराते हैं? कोई जरूरत नहीं है, राइट। यहां पे आपके पहले साल हम देख रहे हैं कि हायर हाई नहीं लगा, दूसरे साल क्या हुआ? क्या आपने हायर हाई देखा? नहीं सर। अभी भी नहीं देखा, तो मतलब 3000 वाले 2 साल तक फंसे हुए रहे, राइट। लेकिन यहां पे कुछ और है सर, अगर उसने हाई नहीं लगाया तो उसने लो भी नहीं लगाया, सही बात है कि नहीं सर? ठीक है सर। तो हम ये कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में कि 2010 में एचडीएफसी रेंज बाउंड रहा, राइट सर? करेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है ना? लोग कहते हैं शेयर रेंज बाउंड चल रहा है, मतलब ना चल रहा है ना टूट रहा है। तो यहां पे देखो ना उसने लो लगाया ना उसने हाई लगाया, पर फंडामेंटल क्या थे ये देखो, धंधा देखो ठीक ठीक पड़ा। अगर 11,500 का धंधा 11,800 हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छा ग्रोथ है, थोड़ा बहुत ग्रोथ आया, पर प्रॉफिट भी हमारे लाइफ टाइम हाई तो आ गए, आए कि नहीं? आ गए सर। तो थोड़ा खुशी थोड़ा गम जैसा माहौल है, ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, चलो, पर लाइफ टाइम हाई धंधा आ गया, प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई आया, तो कम से कम लो लगने से हम बचे, राइट। फिर क्या हुआ सर 2011 में? सेल आपका लाइफ टाइम हाई हो गया। पर ये अच्छा ग्रोथ है कि सर एवरेज ग्रोथ है? ग्रोथ ठीक है सर इनका। देखो गिन लेते अपन, हाँ जी। राइट। ये था आपका इस साल का ग्रोथ 3%, मतलब कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद वाले समय कितना ग्रोथ आया सर? 13%। 13%, तो खुशी की बात है। मैं नहीं कहता 13% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, पर जो म्यूट हो गया था धंधा, कम से कम वहां से इंप्रूवमेंट दिखा सर हमें, हाँ जी। राइट। सो 13% इज गुड ग्रोथ इफ वी कंपेयर इट विथ प्रीवियस ईयर, राइट। अब 13,000 करोड़ का धंधा, प्रॉफिट कैसे बढ़े सर? और बढ़िया, हाँ जी। 3700 करोड़, राइट। अब इसकी इफेक्ट आपके भाव पे सर क्या पड़ी? ये 780 और 600, मतलब ये कितने भाव है सर? ये सर इसको इंटू 5 करना पड़ेगा क्योंकि स्प्लिट हुआ आपका। या चलो मैं कर देता हूं यहाँ पे 3900, इसने 3900 का हाई लगाया और 2900 का लो, तो सर ये हायर हाई हायर लो हो गया, करेक्ट। तो हम अगर यहाँ पे जब गिर रहा था तब घबरा जाते तो क्या होता सर? एवरीबॉडी प्लीज, समझ में आ रहा है? एवरीवन ध्यान रखना थोड़ा यहाँ पे दोस्तों, जब तक हम भाव की माया जाल से निकलेंगे नहीं, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। शेयर गिरेगा तब भी दुखी घूमेंगे क्योंकि आप बोलोगे बढ़ता नहीं है, शेयर चलेगा तब भी दुखी घूमेंगे क्योंकि डर रहता है कल गिर गया तो, कल गिर गया तो, कल गिर गया तो। इससे तो ये देखने लायक चीजें नहीं है, क्योंकि ये वोलेटाइल है, आज बढ़ी हुई है कल गिरेगी, कल गिरी हुई है परसों चलेगी। तो ऐसी जो चीज जिसका खुद का कोई मोल नहीं, उसको हम क्यों देखें?
ये आपको साइकोलॉजिकल फिक करती है। बट इफ यू आर वॉचिंग सेल्स एंड प्रॉफिट, दोस्तों ये आपको स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ। ये देखोगे कभी चिंता नहीं होगी, नेवर एवर, राइट। और डिसीजन पे आपको गर्व होगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तभी दोस्तों आपके पैसे ऐसे बढ़ते हैं। ये 3,000 रुपया अगर भाव है तो ये 3,000 नहीं है दोस्तों, ये 12,000 रुपया है, ये 500 रुपए के मुकाबले। करेक्ट, राइट सर, ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल का सर हाल क्या है नियर टर्म एकदम 2022? इसमें सेल थोड़ा इनका कम रहा सर, बट अभी जो प्रेजेंट Q2 तक का है, इसका जो सेल है काफी बढ़ रहा है। आई थिंक रेंज ऑफ 18 से 20% के करीब जो है। ओके, हाँ जी। पर सर अगर सेल्स बढ़ेगा नहीं है ना, तो हमारे लिए खुश खबर नहीं थी। मतलब 2022 का साल HDFC या फाइनेंस कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि धंधे नहीं बढ़े, राइट। अब हमने भी बहुत बार यहाँ पे कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया था कोविड के बाद, मतलब लोग लोन कम ले रहे थे, तो क्रेडिट ग्रोथ कम था, इसकी इफेक्ट आपके HDFC पे थी। बहुत लोग बोलते हैं पीयूष भाई HDFC चलता नहीं है, चलता नहीं है। वो डेटा नहीं देखते तो उनको ऐसा लगता है चलता नहीं है, राइट। अब जब क्रेडिट ग्रोथ वापस आया है, राइट, अभी क्रेडिट ग्रोथ RBI की रिसेंट मीट में उन्होंने बताया 16% पहुंच चुका है। हाँ जी। तो अगर वो 16% क्रेडिट ग्रोथ है, मतलब वो उम्मीद रखेंगे ग्रोथ ऐसा ही आएगा, राइट सर? हाँ जी। तो अभी उम्मीद रखो, अभी कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। ऑल राइट एवरीवन, सो आई होप यू ऑल वर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड प्राइस। ये भाव को कौन चलाता है, ये इधर से पता चल सकता है। MACD, स्टोकेस्टिक, टेक्निकल चार्ट में अगर हम पूरा दिन रहेंगे तो ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी, और इन चीजों से रियल भाव बनता है। फिर हमें हर चीज लेट पता चलेगी। बड़े निवेशक ले लेंगे, बाद में पता चलेगा कि लोगों ने लिया, अब अपने को भी लेना है, राइट। वो उल्टी स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या कहती है? फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए। ग्रेट, सो मैं यहां से बाहर आ रहा हूं HDFC में से, एंड लेट अस चेक द मोर कंपनीज सो दैट वी कैन हैव सम हाई क्लियरिटी हियर। या नीलेश भाई ने हैंड रेज किया है, या नीलेश भाई कहिए। हाँ जी सर, JSW स्टील में वर्क किया था उसमें। ओके ग्रेट, चलो JSW स्टील देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। राइट सर, तो बेसिक आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपके डेटा देखता हूं, मैं कहां से शुरुआत करता हूं? डेटा की, भाव से, प्रॉफिट से, EPS से, PE से, कि किससे? सबसे पहली शुरुआत किधर से करने की? सेल्स। हाँ, सवाल ही नहीं ना, क्योंकि सेल्स को समझना आसान है, राइट। ये तो सब माया जाल है, इसमें चक्कर में पड़े तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो मुझे सर नीलेश भाई आप सेल्स के बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो? JSW का सेल्स कैसा रहा पिछले इतने सालों में? यस प्लीज। ये 20 सालों में 4 बार थोड़ा गिरा बाद में, लेकिन जब भी उठा तब डबल उठा। माने कि 7,000 से 6,802 हुआ, लेकिन उनके बाद सीधा 9,200, बाद में 12,000। बराबर है, पर इसकी हमको ये हैबिट समझ में, ध्यान में रखनी पड़ेगी है नीलेश भाई, कि कुछ साइकिल लग रही है। हर थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद ऐसा टाइम आता है, एक बार आया होता तो ठीक है, पर बार बार ऐसा टाइम आता है कि धंधे डाउन हो जाते हैं। क्या ऐसा हमने HDFC में देखा था? सर मैं 15-20 मिनट के बाद लॉगिन हुआ था। ओके, कोई बात नहीं। ऐसा आप ज्यादातर कंपनियों में नहीं देखोगे सर। धंधे ज्यादातर कंपनियों में देखोगे कि वो गिरेंगे नहीं। हो सकता है एक आध बार धंधे गिरे हो तो प्रॉफिट 2-3 बार गिरते हैं। पर अब JSW स्टील के केस में अगर हमने देखा कि प्रॉफिट और सेल बार बार गिरे हैं, तो सर प्रॉफिट कैसे गिरे होंगे? प्रॉफिट सेल से ज्यादा बार गिरे होंगे, है ना? ये रूल है सर, राइट। क्योंकि हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट वोलेटाइल है सेल से ज्यादा, राइट। ओके, अब प्रॉफिट, चलो ये इनके धंधे तो 4 बार गिरे, पर कोई बात नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे सेल 2,000 करोड़ से 2012 तक अगर मैं ले जाऊं
तो 2000 करोड़ का सेल्स 32,000 करोड़ हो गया, राइट। और 32,000 करोड़ का धंधा पिछले 10 सालों में कितना हो गया? 1,46,000। 1,46,000 करोड़, राइट सर। तो ग्रोथ तो है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी देखे तो एक समय पे जैसे 2002 में ये लोग लॉस करते थे, बराबर ना? हाँ, -352। 2002 से पहले के वो लिस्टेड थी, लेकिन तब शायद सब कुछ लॉस में ही चल रहा था उसका, राइट, इसलिए बराबर है 2000 से पहले डेटा निकाल दिए। कोई बात नहीं, वो लॉस वाला टाइम था, राइट। फिर ये 2003 में प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट इनके अच्छे चलने लगे। 2006 में सर धंधा इनका डाउन हो गया, तो उसकी इफेक्ट किधर पड़ी? प्रॉफिट पे पड़ी। प्रॉफिट पे अगर पड़ी तो प्रॉफिट की इफेक्ट किधर पड़ी? आपकी कंपनी ने एक साल लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया, मतलब 12 महीने लोग फंसे रहे, सही बात है सर? हाँ जी सर। फिर धंधे वापस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। 2009 में सर क्या हुआ जब मंदी आई दुनिया भर में? तभी ये हुआ सर। इसमें धंधे मुझे डाउन था 2005 में और लो 7 और हाई प्राइस 457, वो कुछ मगज में नहीं बैठा, और उसकी इक्विटी में थोड़ी ये जो है वो कह रहे हो ना सर? हाँ, राइट। ये ऐसा होना नहीं चाहिए सर, बराबर ना? हाँ। इसको रीचेक करना पड़ेगा ना सर, ऐसा ही है, मैंने 2 बार हाँ, पर इसको देखना पड़ेगा, इसको इक्विटी से देखना पड़ेगा। ये इक्विटी आपने सही लिखी हर साल की? और इक्विटी में ही इसमें डाउट था, क्योंकि ये सब में मैंने ऊपर की तरफ इक्विटी 2022 में 240 है, वो पीएससी की साइट पे, लेकिन जो उसके एनुअल रिपोर्ट में देखता हूँ तो उसमें 301 दिखा रहा है इक्विटी पेड। कौन से साल की सर? 2022 2022 की? हाँ नहीं, 2 जगह अलग नहीं हो सकती सर। इक्विटी सर्च 240 उसमें दिखा रहे हैं। 1 मिनट, चलो अपन देख ही लेते हैं। ये इक्विटी थी है सर 240 करोड़। हाँ, तो सर एनुअल रिपोर्ट में देखे ना, हाँ, तो इक्विटी 301 दिखा रहे हैं। 1 मिनट, वो मैंने प्रसाद जी को भी क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, फिर वो उसने बताया कि मैं आपको देख के बताता हूँ तब शायद मार्केट चालू होगा। मैं ये जब वर्कअप कर रहा था, क्योंकि उसके एनुअल रिपोर्ट्स में इक्विटी के डेटा निकालने में बहुत तकलीफ होती थी। हाँ बराबर है, इसमें थोड़े कॉर्पोरेट चेंजेस थे जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ आपको हुई होगी। देखो मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ। हाँ, राइट, ओके। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 301 दिखा रहा है। अच्छा, स्टैंड अलोन, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे 301 है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, कंसोलिडेटेड, अच्छा इधर है, राइट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर सही बात है आपकी। जो इक्विटी है जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 301 करोड़, ये सही है सर, राइट, बैलेंस शीट वाले ही लेने की। तो इसका जो नोट 20 दे रखा है वो देखे सर, क्यों उसमें फर्क आ रहा है? हाँ देखो, ये जो है ना, यहाँ पे इनकी गलती है, क्योंकि ये डेटा इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये कंपनी ने नहीं दिया है। ओके, ये बीएससी ने किया हुआ है, राइट। और एनुअल रिपोर्ट जो है ना, वो कंपनी का इनका खुद का है, और बैलेंस शीट में जो डेटा है दैट इज वैलिड। ओके, और सर दूसरा भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2002 या 2003 के जो मैंने पुराने एनुअल रिपोर्ट्स वो निकाले थे, बराबर, उसमें 61 एक्स्ट्रा पेड अप इक्विटी और 125, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि ये 157 ही गिने या +61 करे। वो उसके पुराने रिपोर्ट्स थे ना, तो उसकी वजह से इक्विटी में थोड़ी मैं क्या करता हूँ, कल मेरा डेटा पूरा मैं आपको दे देता हूँ, राइट। मैं इसी शीट में जेएसडब्ल्यू स्टील का डेटा अपडेट कर दूंगा। ओके सर, बराबर, थोड़ा ट्रैक कर लीजिएगा। लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन इनका 2003 में हुआ था, इक्विटी में बड़े चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से आपको भाव भी ऐसा आ रहा है। नो प्रॉब्लम, ओके सर। अभी अगर हम यहाँ पे सर चेंज कर देना ना, क्या करना पड़ेगा हमें? 301 या 301, राइट। तो अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे कि कंपनी का सेल्स, हम मेरे ख्याल से इधर थे 2009 में, 2009 की मंदी में धंधे डाउन, प्रॉफिट डाउन, और आपका भाव ने भी वापस से सर कितना गिरा था, दिख रहा है आपको? और ये टाइम पे हमारे पास भी ये शेयर पड़ा था,
हाँ, कितना डाउन आया था? 1390 से 161 सीधा। या ये बोनस नहीं है, या ना, स्प्लिट नहीं है, ये ना सीधी कुछ गिरावट है, गिरावट है। राइट? तो आपको कैसे कैसे समय का सामना करना पड़ेगा, पता चल रहा है? क्या प्रॉफिट इतने गिरे इनके? नहीं, इतने नहीं गिरे, पर आपके भाव ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि आपके जो भाव है इसमें दुनिया भर का फियर होता है। ये जो प्राइस है, उस समय 2009 में जो पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, और सबसे बड़ी इंडिया की जो कंपनी थी टाटा स्टील, वो लॉस करने लगी थी, तो वो लॉस कर रही है, जेएसडब्ल्यू पे आनी चाहिए उससे ज्यादा इफेक्ट आई नेगेटिव, राइट? और अगर आप उस समय घबरा गए तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर सर क्या हुआ धंधे में? चलो हम मानते हैं 2009 में धंधे प्रॉफिट सब डाउन, फिर 2010 में क्या हुआ सर? या 2010 सेल्स इंक्रीज, 2010 प्रॉफिट इंक्रीज, और आपके शेयर में जो गिरावट थी वो गिरावट बंद कर दी। हमने हायर हाई हायर लो देखा। तो इसीलिए जब भी भविष्य में आपको ऐसे बहुत बार माहौल आएगा कि जब बाजार जबरदस्त गिरेगा, तब ऐसी चिंता नहीं करने की। अगर आप क्वालिटी कंपनी में हो, आप अच्छी कंपनी में हो, तो एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म में थोड़ा माहौल बिगड़ता है, उसका फायदा उठा सकते हैं। अपने आप को पूछो, क्या इंडिया में लोग इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद करने वाले? राइट? आज अगर हम देखें, हर साल उसके बाद कंपनी के धंधे बढ़ते गए टिल 2015, कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, हमने कंपनी के दाम में वापस से 10 गुना रैली देखी। अभी कंपनी 1.5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंची है। ये एक जमाने में 2000 करोड़ का धंधा करती थी, आज 20,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है। तभी एक जमाने में जो इनके भाव 400 रुपए हुआ करते थे, ये आज इनका दाम 7,000 रुपया है, 10x। ये स्प्लिट है 1 पे 10, राइट? तो ये भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा दोस्तों, अगर मन को शांति चाहिए, प्रॉपर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो क्या देखेंगे दोस्तों? सेल्स, प्रॉफिट की भाव। यस प्लीज, क्या कहते हो? या ऑब्वियसली, राइट? हर एक कंपनी में ये बिहेवियर देख लेने का। देखो, बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो 10 के पी पे 20 के पी पे बहुत सस्ता है। जरूरी नहीं है। कुछ कंपनियां 20 के पी पे भी महंगी होती है, कुछ कंपनियां 50 के पी पे भी सस्ती होती है। दोस्तों, ये बिहेवियर से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन से पी पे सस्ती है और कौन से पी पे महंगी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो एवरेज अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील की देखें, एवरेज उसका पी कितना कम आ जाता है, 3, 2, 5, 8, 5। ये हाई पे हाई 19-20 के पी पे जाता है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में कि 6 का पी मतलब ना महंगा ना सस्ता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील बड़े डेब्ट बर्डन वाली कंपनी है। डेब्ट बड़ी है, इसलिए ये बार बार लॉस भी करती है। देखो 2016 में भी लॉस किया था। तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी अगर आप मेटल कंपनी में निवेश करते हो। जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2016 में लॉस किया, टाटा स्टील ने पिछले 20 साल में से 10 साल लॉस किया हुआ है। तो ये सेक्टर ही दोस्तों ऐसा है, ये सेक्टर को पी अच्छा नहीं मिलेगा, राइट? अभी हमने जो कंपनी देखी दूसरी, एचडीएफसी, अभी हमने कुछ समय पहले देखी थी। अब उसका जरा पी ट्रैक करो। What was the historical P of HDFC? तो आपको लगेगा कि इसका पी जेएसडब्ल्यू स्टील जैसा नहीं है, इसका पी महंगा रहता है। तो जब आप एचडीएफसी की बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे 6 के पी पे माल ले लेंगे तो नहीं चलेगा। एचडीएफसी 15-20 ये इनका लो पी है और ये इनका हाई पी है। हाई पी के करीब खरीदने का नहीं, लो पी आपको हर साल मिलेगा नहीं। एवरेज पी होता है दोस्तों फेयर पी। आई रिपीट, हाई पी मतलब महंगा, लो पी मतलब सस्ता। पर आपको लो पी हर साल नहीं मिलेगा। आप उम्मीद करके बैठोगे मैं तो एकदम सस्ता ही लूंगा, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 5-6 सालों में एक आध बार। बाकी लो पी इतने गिरते नहीं है, इसीलिए मिड पी देखने का, फेयर पी इसे कहते हैं। तो दोस्तों हर एक कंपनी का पी अलग रहता है। किस पे डिपेंड होगा पी? यस प्लीज, कौन बताना चाहेंगे? क्यों जेएसडब्ल्यू का इतना कम पी है, क्यों एचडीएफसी का ऐसा पी है?
आप अभी मैंने यहाँ पे एक कंपनी देखी पीडीलाइट, तो पीडीलाइट का तो बहुत हाई पी होगा। जस्ट लेट मी चेक, एशियन पेंट, पीडीलाइट, किधर गया पीडीलाइट? इधर है, सुनीता मैडम, अरे डेटा बाकी है ना। बालकृष्ण, देखो बालकृष्ण का कुछ अलग पी है। तो यस, चैट बॉक्स ओपन है। पी किस पे डिपेंड होता है? विनीत भाई ने लिखा है अनस्टेबल, अनस्टेबल है विनीत भाई, पर फिर भी कुछ चीजों पे आधार रखता है पी। दोस्तों पी आधार रखता है, प्रशांत खरे जी ने बिल्कुल सही लिखा है, इंडस्ट्री पे। दोस्तों कुछ इंडस्ट्री के ग्रोथ, क्या कह रहा हूं, ग्रोथ तगड़े होते हैं। तो आपको पता ही है ये इंडस्ट्री 20-25% से ग्रो करने वाली है। अब वो इंडस्ट्री की कंपनी आपको थोड़ी ना 10 के पीई पे मिलेगी। पीई इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ प्लस क्वालिटी। आई रिपीट, पीई इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड क्वालिटी। आपकी कंपनी का पी कितना रहना चाहिए वो कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड है और क्वालिटी पे। डीमार्ट आपको 20 के पी पे मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ 50-50% का ग्रोथ कर रहा है। तो 50 का पी तो उसका नॉर्मल हुआ, राइट। तो जैसा कंपनी का ग्रोथ होगा वैसा दोस्तों पी मिलेगा, राइट। ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, जितनी कड़क इंडस्ट्री उतना ज्यादा। ऑलराइट दोस्तों, सो ट्रीट योर पी इन दिस वे। और सुनीता मैडम ने हैंड रेज किया हुआ था। यस सुनीता मैडम कहिए। सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग मैडम, कहिए। सर मैं जब एचडीएफसी का चेक कर रही थी तो उसके अंदर आई फाउंड कि उनको डिविडेंड इनकम भी आती है। यस मैडम, और बहुत अच्छी आती है। हाँ, तो मुझे ये पता, कैन वी सी कि उनको डिविडेंड इनकम कहाँ से मिल रही है? उनको कंपनी को कहाँ से मिल रहा है? हमें नहीं, कंपनी को डिविडेंड इनकम कहाँ से, मतलब वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं सर? अच्छा, एचडीएफसी का कह रहे हो ना, मैंने अभी बताया ना मैडम। एचडीएफसी जो है, मैं यहाँ पे डाउन थोड़ा और जस्ट अ मिनट, मैं बाजू में चला जाता हूँ जहां पे मैं लिख सकूं। ओके, देखो एचडीएफसी जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है। तो एचडीएफसी के नीचे कौन सी कंपनी आती है? एचडीएफसी बैंक है सर। बैंक, फिर इंश्योरेंस का है इनका। यस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी ना, क्रेडिट कार्ड ना, इनके पास बहुत कंपनियां हैं, राइट। अब ये सब कंपनियां जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, राइट, गॉट इट। वो डिविडेंड तो एचडीएफसी के पास जाएगा ना मैडम, जिनके पास Right. स्टेक है ना। राइट राइट। देखो जस्ट यहाँ पे हम यूं ही चेक कर लेते, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूं, मुझे पता चला 51% स्टेक प्रमोटर का है, राइट। बाकी सब पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर कौन है इनके? मैं यहाँ प्रमोटर को क्लिक किया, कौन है प्रमोटर मैडम? राइट सर, एचडीएफसी। ठीक ठीक। या अब इनका कितना स्टेक है? 48%। 48%। तो एकदम सीधी सी बात है, Right. अगर मेरा एचडीएफसी लाइफ में 58% का स्टेक है और मेरे को, मैं लास्ट ईयर के इनके रिजल्ट देखता हूं और प्रॉफिट, कंट्रोल एफ, प्रॉफिट, ओके। अगर कंपनी के प्रॉफिट 1200 करोड़ के है, राइट, लास्ट ईयर के देखने तो 12 या मिलियन में है, तो हम 1200 करोड़ गिनेंगे। 1200 करोड़ के अगर मैडम प्रॉफिट है और 50% हिस्सा एचडीएफसी का है, तो एचडीएफसी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे मैडम? राइट, 600 करोड़ का प्रॉफिट है, उसका डिविडेंड अच्छा हो जाएगा। हाँ, 600 करोड़। पर ये 600 करोड़ पूरा नहीं मिलेगा एचडीएफसी को, राइट। अगर 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 600 में से 300 करोड़ एचडीएफसी के पास आएगा, जो आपको क्या रिफ्लेक्ट होगा? एचडीएफसी के इनकम स्टेटमेंट में। ठीक ठीक ठीक। क्लियर मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। दूसरा, मेरे इस बार मैंने काम कम और पिछला मैं रिकॉर्डिंग ज्यादा देख रही थी। ओके सर, मेरे को एक ये पता करना था कि आरओआई आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वो मैं नहीं देख पाई। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी कह रहे हो? हाँ जी सर। देखो वो भी एकदम सिंपल है। जैसे अभी तक आपने जितना डेटा यहाँ बनाया जी सर, उसमें आपने इक्विटी नहीं डाला। हाँ जी, पेड अप इक्विटी है, ओके राइट। जैसे ये पेड अप इक्विटी है, जैसे यहाँ पे कौन सी कंपनी है? एचडीएफसी। एचडीएफसी का इक्विटी 363 करोड़ है, ओके।
पेड अप इक्विटी, पर टोटल इक्विटी हमें देखना पड़ेगा इसके लिए, राइट। टोटल इक्विटी क्या होता है कि कंपनी ने इतने सालों जो प्रॉफिट किया, डिविडेंड बांटने के बाद जो रुपया बचा होगा वो इनका टोटल इक्विटी में ऐड होता जाएगा हर साल। तो एकदम लॉजिकल बात है मैडम। अगर कैपिटल 363 करोड़ की है तो इक्विटी तो इनका बहुत बड़ा होगा कि नहीं, राइट। क्योंकि हर साल के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, हम्म। राइट। अब आपको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। नेट प्रॉफिट को टोटल इक्विटी से डिवाइड करो, राइट। लेट मी शो यू, जस्ट मैंने आज ही आप लोगों को डाइवर्सिफाइड रिटेल का एक डेटा दिया, मैंने डीमार्ट का डेटा दिया ना मैडम, अभी रिजल्ट उसका अपडेट किया, राइट। तो मैं यहां पे डीमार्ट ओपन करता हूं, डीमार्ट बेसिस मैंने कुछ डेटा लिखे हुए, सब लोग ध्यान से देख लेना। देखो इस साल का प्रॉफिट कितना है, 2586 करोड़ हमें उम्मीद है, पर राइट ये साल, ये मैंने इस साल तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 6 महीने हुए, पर हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि इस साल 2586 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। अब मैंने यहाँ पे इक्विटी भी लिखा है और टोटल इक्विटी भी लिखा है, मतलब दामानी साहब के 650 करोड़ डीमार्ट में लगे हुए, ये स्टेक होल्डर का पैसा है, पर टोटल इक्विटी 15,000 करोड़ है, मतलब लगाए होंगे स्टेक होल्डर ने 650 करोड़, पर ये जो इतने साल से प्रॉफिट करता जा रहा है वो रुपए भी तो इधर ऐड होंगे, तो ये रिटेन्ड अर्निंग इसे कहते हैं। टोटल इक्विटी 15,000 करोड़ की, तो मेरा आरओई कितना हुआ, देखो यहां मैंने डाला हुआ, मैंने क्या फॉर्मूला की है, दिख रहा है आप लोगों को, सी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, राइट। तो ये आ गया अपना आरओई, बराबर ना, ऐसे ही गिन लेने का। आरओई से में पता चलता है कि कंपनी के पास जो 15,000 रुपए पड़े हुए हैं, रुपए नहीं सॉरी, कंपनी की जो टोटल रिटेन अर्निंग यहाँ पे है 15,000 करोड़ रुपए की। अब ये 15,000 करोड़ पे अर्निंग कितनी ले पाता है, तो 17% निकाल पाता है, राइट। तो ये अच्छी अर्निंग है। मैं अगर डीमार्ट को बोलूं यार तुम क्या करोगे पैसे का, बांट दो ना हम सब में, ये हमें पैसे दे देंगे, हम उसको एफडी में डालेंगे, हमें 6% मिलेंगे, इससे तो हम कहेंगे भाई डीमार्ट तुम रखो तुम्हारे पास, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी आ रही है, इसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है, ऑलराइट। या सो वी हैव जस्ट चेक फ्यू ऑफ द कंपनीज सेल, प्रॉफिट एंड प्राइस। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज में, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप लोग अलग अलग कंपनी के डेटा देखो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैं नहीं जानता किसने काम किया है, बट यू ऑल शुड चेक डेटा। हम बहुत बार कहते हैं इंश्योरेंस इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है, देखो कैसे प्रीमियम बढ़ रहे हैं, 500 करोड़ का प्रीमियम 25,000 करोड़ पहुंच चुका है, ह्यूज ग्रोथ दोस्तों। 15 से 20% का ग्रोथ हमें मिलना चाहिए। प्रॉफिट इनके अफेक्टेड है, इसीलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टूट रहा है, पर ध्यान रखो धंधे पे, सेल्स बढ़ते जा रहे, प्रॉफिट पीछे पीछे आएंगे, फिर जब शेयर दौड़ेगा तो पूरा गांव इसके पीछे पड़ेगा और आपको महंगा मिलेगा। गलती नहीं करने की, गिरने के समय इकट्ठा करते जाओ, क्योंकि मैं उम्मीद रख रहा हूं ये 25,000 करोड़ का टर्नओवर 50,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जब आईपीओ आया धंधा 13,000 करोड़ था, हमारी 100% उम्मीद थी ये 25,000 करोड़ का टर्नओवर होगा और ये हो गया, राइट। तो ग्रोथ है, पैसा है, कोई टेंशन लेने का ही नहीं। एफएल इंडिया अधूरा डेटा है सर, किसने किया ये एफएल इंडिया पे काम? यस प्लीज। हाँ ये मैंने किया सर। आपने किया है सर? सर ये हाँ जी। अधूरा है ना, देखो क्या करो, लेट मी चेक एफएल इंडिया आईपीओ, शॉर्टकट कर लेते जरा खाली। ये आईपीओ के बाद का लिया सर, उसके पहले का नहीं लिया था। हाँ पर ले लेने का सर, थोड़ा अंदाज रहे ना हमें। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। राइट, क्योंकि देखो सर हमने आईपीओ में इसको रिकमेंड किया था कि भी आईपीओ लगे नहीं लगे, मैंने आईपीओ के मेरे ख्याल से 6-7 दिन बाद इसका वीडियो बनाया था, राइट। क्योंकि देखो अच्छे से लगते नहीं है, हो सकता है तो वो लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं है, अगर कंपनी अच्छी है वी कैन बाय। हमने ये डेटा के आधार पे बताया था कि ये कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है,
अगर ये कंपनी हम नहीं थे तब 150 करोड़ से 800 करोड़ हुई, प्रॉफिट 12 करोड़ से 88 करोड़ हुए, तो हमारी एंट्री के बाद थोड़ी ना ये बंद हो जाएगा। जस्ट यू कैन चेक, आज अगर आप ये कंपनी का धंधा देखो, 850 करोड़ के आईपीओ के सेल्स इधर पहुंच चुके, 500, जस्ट ये मिलियन है ना, राइट, 80 करोड़ है ना सर, 83 करोड़, राइट, ये 100 करोड़ धंधा था। तो 100 करोड़ का जो धंधा इनका 2019 में था और 16 करोड़ का प्रॉफिट, वो अभी किधर पहुंच चुका है? हम 100 करोड़ का 1000 करोड़ पहुंच गए, 10x विदिन 2 years। 16 करोड़ के प्रॉफिट 160 करोड़ से ज्यादा हो गए, इसीलिए हमारे भाव बढ़े। इसने अच्छा कमा के दिया सिंस आईपीओ, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि 1000 करोड़ 5000 करोड़ में कन्वर्ट होने वाला है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, जब पूरी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग की ओर जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आज पेपर मीडिया, टीवी मीडिया को छोड़ के डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइज दे रहे। सो दिस कंपनी शुड बी ग्रोइंग, क्वालिटी है, डेप फ्री है, प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग कंपनी देखो दोस्तों, अलग अलग कंपनियां, ये IPX सिंस आईपीओ वी वर पॉजिटिव, ये अच्छा किया है सर ने आईपीओ के पहले के डेटा डाले। देखो 175 करोड़ का धंधा था, 230 करोड़, 100 करोड़ का प्रॉफिट, 131 करोड़, इनके मार्जिन एकदम तगड़े थे, लॉस करने का तो कोई चांस ही नहीं था, राइट। आप देखो 200 करोड़ का टर्नओवर आज कितना हो गया है? 100 करोड़ का प्रॉफिट 300 करोड़, तभी यहाँ पे जबरदस्त पैसा बना है, क्योंकि स्प्लिट 1 पे 10 आया, बोनस आया। तो अगर आईपीओ के बाद भी अगर हमने लिए हुए हैं, ये शेयर ने अच्छा कमा के दिया। एंड वन मोर थिंग, ये मोनोपोली ड्यूओपोली टाइप की कंपनी है, तो इनके मार्जिन अच्छे रहते, मतलब अगर मैं रिटायर्ड हूं, ये मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड देता जाएगा, तो ऐसी कंपनी तो चाहिए हमें, ऑलराइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों ने अलग अलग कंपनी पे काम किया है, आप सेल्स, प्रॉफिट और इन सब चीजों को अब धीमे धीमे समझने लगे हो, आप भाव को समझे। अब हम दोस्तों अगले हफ्ते से थोड़ा थोड़ा एस्टिमेट करना सीखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एस्टिमेट करना सीखेंगे तब पैसा बनेगा, बराबर है दोस्तों। ये बिहेवियर है, वो होता है ना, डॉक्टर के पास आए, रिपोर्ट देखा, अरे यार तुमको तो मलेरिया है, अब मलेरिया है पता चल गया, पर अब क्या करूं, कौन सी दवाई खाऊं? तो वैसा आपने अभी डेटा देखा है, प्रॉब्लम पता चले, चैलेंज पता चले, अपॉर्चुनिटी पता चले, अब क्या, व्हाट एक्शन आई शुड टेक, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीक। बात करो। तो टिल दैट टाइम यहाँ पे अमरजीत सर का एक हैंड रेस है। यस सर, कहिए सर। ROCE और ROPE में क्या फर्क है सर? ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस केस में हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। और ROP जो है वो तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखो सर, कुछ भी देखो, ROA देखो, ROE, PE या ROC, अच्छी कंपनी के ये सारे डेटा अच्छे होंगे, बुरी कंपनी के ये सारे डेटा बुरे होंगे, बराबर। और हम कभी भी ROE, ROA, ROC को देख के शेयर बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे कंपनी के ग्रोथ और क्वालिटी पैरामीटर को ध्यान में रखें। क्वालिटी में हमने कौन से पैरामीटर देखे थे सर? लिक्विडिटी रेशियो, हाँ जी, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी। अब आपकी कंपनी का जब ये सब अच्छा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो है वो अच्छे ही होंगे, मतलब आपका ROA, ROC सब अच्छा ही होगा, बराबर ना। सर कुछ कंपनी में प्रमोटर्स नहीं होते हैं, लाइक IEX में मैंने देखा प्रमोटर, राइट, बराबर है मैडम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कुछ कंपनीज जो होती है ना, वो मैनेजमेंट द्वारा मैनेज की जाती है, राइट, और बहुत ही अच्छे मैनेज हो रहे हैं। जैसे मैडम L&T का मालिक कौन है अभी? L&T का मालिक कोई भी नहीं है सर। हाँ, एक मैनेजमेंट जो बोर्ड मैनेजमेंट होता है वही L&T को मैनेज कर रहा है। और सोचो 50 साल में L&T ने कभी भी लॉस नहीं किया, और कितने ही बड़े बुरे प्रॉब्लम आए उसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिए। HDFC बैंक प्रमोटर लेस, अपना ICICI बैंक कोई प्रमोटर नहीं है, राइट। तो ऐसी कई अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो प्रमोटर लेस है और वो अच्छा मैनेज है, राइट। सो नो नीड टू वरी। सर मैंने टीम लीज में देख रही थी, सेल बहुत अच्छी है टीम लीज की, लेकिन सेल्स बहुत अच्छी है, हाई है,
बराबर है मैडम। हाँ, लेकिन उनका मार्केट कैप बहुत लो है एज कंपेयर टू सेल्स। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। मैंने शायद टीम लिस्ट के ऊपर काम किया भी है। अच्छा, तो डेटा आपने डाला है टीम लिस्ट? और शायद मैंने सब डाला है, अगर मैं देख लेता हूँ। चेक कीजिए। अच्छा, नहीं इसमें नहीं है। इसमें अच्छा, ये तो मेरा डेटा है, जस्ट यहाँ पे। अच्छा, ये मैं वैसे टीम लिस्ट 100% मैडम चेक करना चाहिए, नहीं है यहाँ पे डेटा, ओके। पर कोई बात नहीं। देखो टीम लिस्ट जो है मैडम यहाँ पे, ओके, ये वो इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जो इंडस्ट्री अभी इंडिया के लिए बनी नहीं, इंडस्ट्री इंडिया के लिए नई है, बराबर ना। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी। जी, डेवलप कंट्रियों में ये सेक्टर बहुत बड़ा है, पर इंडिया जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे भी इनकी सर्विसेज की डिमांड हुई, राइट। तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर हुआ, राइट मैडम। कैसा सेक्टर हुआ? इमर्जिंग। इमर्जिंग, मतलब यहाँ पे हम 15-20% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। अब मैं आता हूं इनके सेल्स पे। मैडम जब आईपीओ आया तब से हम लोग पॉजिटिव थे और हमको पता था इनके धंधे बढ़िया बढ़ेंगे। देखो कैसे रहे धंधे इनके, कंटिन्यूसली सेल्स आर ग्रोइंग, राइट। इनका सेल्स कंसोलिडेटेड में मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं। ओके, 6,500 करोड़ का है, राइट। तो 6,500 करोड़ का सेल्स, और ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है मैडम, मतलब सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो प्रोवाइड करने, राइट। तो लेकिन जब मैंने ना सर, जब इसको गुजरात गैस के साथ मैंने देखा, जहाँ सेल्स बहुत कम है लेकिन उनका मार्केट कैप बहुत हाई था, तो मेरा कंफ्यूजन हो गया था कि मार्केट कैप बहुत लो है जबकि सेल्स हाई है। और दूसरी तरफ गुजरात गैस का सर मार्केट कैप बहुत हाई है, सेल्स बहुत लेस है। राइट, दोनों का मैडम इंडस्ट्री अलग है, और दोनों ही कंपनी में क्या है कि एक सेफ्टी मेजर है। ओके, जैसे गुजरात गैस, राइट, गवर्नमेंट की कंपनी हुई। सीएनजी, एलपीजी, जैसे मैं बड़ौदा में हूँ, हमारे घर पे जो गैस आता है वो भी गुजरात गैस से आता है, बड़ोदरा गैस, और वो गुजरात गैस की कंपनी। तो ये कंपनियों का क्या काम है? घर घर तक गैस ले जाए, तो एक सिक्योर्ड इनका मॉडल है। तो ऑब्वियस है इनको मार्केट कैप अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये कंपनी है, ये हमें बरसों तक कमा के देने वाली, बराबर है। ये टीम लिस्ट जो है ये अभी इमर्जिंग है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतने मार्जिन इतने अच्छे नहीं रहते मैडम। देखो कितने मार्जिन है इनके, देख रहे हो, लो मार्जिन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये कंपनी लॉस भी करे, तो डर रहता है, राइट। यही कारण है 5,000 करोड़ का टर्नओवर और 5,000 करोड़ का मार्केट, राइट। और एक हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूर कर सकते हैं मैडम, एक छोटा सा स्टेक 2-1% का हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट, ग्रोथ की उम्मीद करके। मैं उम्मीद करता हूँ 15-20% का ग्रोथ यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। ठीक, तो सर जैसे आपने यहाँ पर 2% बोला, जब आप रिलैक्सो का बता रहे थे, जिसके अंदर सेल्स अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, हर चीज रिलैक्सो में बहुत अच्छी है, है। तो क्या सर ऐसी कंपनी में हम, रिलैक्सो जैसी कंपनी की बात कर रहे हैं, 4% तक हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ सब चीजें सही है? या कर सकते हैं मैडम, कर सकते हैं। रिलैक्सो जैसी कंपनी में बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखो इनफैक्ट उसने हमको बहुत अच्छा कमा के दिया है जी सर, तो सब अच्छा है, पर फिर भी हम लोग रिलैक्सो में 2% ही इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिलैक्सो रिटेल का पार्ट है। अब रिटेल में मैडम आपके पास चॉइस ही बहुत है, ह्यूज चॉइस है आपके पास, राइट। रिटेल बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे जीडीपी का 30% रिटेल है। तो टाइटन रिटेल, डीमार्ट रिटेल, पेज रिटेल, मतलब कितनी आपको चॉइस मिल रही है, वोल्टास रिटेल, मारुति रिटेल। तो बहुत ज्यादा जब कंपनी हो तो आपका थोड़ा जो वेटेज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ओके, राइट। अगर आप कम कंपनी रखते हो तो ज्यादा वेटेज लो, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता कोई नहीं, राइट। वही, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी करनी है, अगले हफ्ते एस्टिमेट सीखने हैं। सो नेक्स्ट वीक से लग जाना आप लोग। कल और परसों, ये 2 दिन में मैं एस्टिमेट के एपिसोड आपके अपडेट कर दूंगा। और आने वाले 2 वीक इंपॉर्टेंट बड़े हैं, क्योंकि अब आप लोग ये कंपनी के नतीजे कैसे आएंगे वो भी अब प्रेडिक्ट करना सीखने वाले हो। कैसे आए वो छोड़ो, पर आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो धंधे और प्रॉफिट कैसे आएंगे। सो ध्यान देना, प्रैक्टिकल करना, तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट। और विजय भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, या कहिए विजय भाई। सर थोड़ा टाइम है, बोलो ना विजय भाई। मेरे पास टाइम है, आपका वेरी क्लियर होना चाहिए। ओके, वो थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ। जैसे मेरी एज अब 56 है, ओके, और
या हम लोग जो बात करते हैं 10 साल 15 साल की बात करते हैं राइट, ग्रोथ की, आज जी। लिया तो कल तो बेचने वाले नहीं है ये सिक्के, तो बराबर है। मेरे को कब थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वो पैसे में अपने डे टू डे कंजम्पशन के लिए यूज कर सकूं। राइट, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बराबर। हाँ, थोड़ा करूँ कोई बात नहीं, Right. नो प्रॉब्लम। ज्यादा कंपनियां हैं तो कितने परसेंटेज लेने चाहिए, या ये सब मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। राइट सर, आपकी एज 56 है, आप रिटायर कब होने वाले हो? 60 पे। 60 पे आप रिटायर होने वाले हो। अभी सर आपके पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां पे फंड डालोगे और आपको रिटायरमेंट की बहुत बढ़िया अर्निंग मिलने वाली है? कौन सी अपॉर्चुनिटी है? एक तो एफडी है और FD. बाकी बाजार है। तो आपने एफडी में फंड इन्फ्लो किया, राइट? Okay. 4 साल बढ़ने दोगे आप, 4 साल आपको ब्याज नहीं चाहिए, नहीं। तो 4 साल के बाद आपको एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, ओके। राइट? तो कितना मिलने वाला है? 6%, 6%। राइट? तो ये 6% आपको एफडी में मिलेगा। और कोई सोर्स है जो आपको जिंदगी भर के लिए एक इनकम देने वाला है? नहीं। अब मार्केट, स्टॉक Okay. मार्केट, Okay. देखो स्टॉक मार्केट से उम्मीद कितना करने का? स्टॉक मार्केट आपको इंडिया है तो ये आपको कम से कम सर 12%। मैं, आप लोग सीख रहे हो तो मैं उम्मीद करूंगा 15% ग्रोथ करोगे आप लोग, ओके। राइट? पर एकदम कंजर्वेटिव गरीब से गरीब जगह पे मैं चला गया, आपका सर फंड 12% से ग्रोथ होने वाला है, ओके। राइट? 12%, तो एक अच्छा ग्रोथ है। अभी आप 12% से फंड ग्रो हो रहा है, यहाँ पे आपको हर साल के कितने मिल रहे एफडी के मुकाबले? डबल। तो एक अच्छी इनकम है। अभी ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ही 12% मिलने वाले है, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, राइट? पर आप ये बोलो कि मैं 3-4 साल में मतलब वैल्यू बहुत अच्छी हो जाए, मैं उसको बेचूं, ऐसे काम लगी, ये सब स्पेकुलेशन होगा, ऐसे में नहीं जाने का सर, ओके। राइट? इनफैक्ट मैं तो रिटायर लोगों से ये कहता हूं कि आपने फंड इन्वेस्ट किया, अगर मान लो यहाँ पे XYZ, राइट, आपका पैसा 12% से तो ग्रोथ होगा, हर साल 6% निकाल दो ना रिटायरमेंट लाइफ के लिए, एवरी ईयर। मैं वही बोल रहा हूँ, कितना निकालना? 6% निकालो एवरी ईयर। आपका करोड़ रुपए का शेयर है, राइट? 6% विड्रॉ कर लो और ये 6% रखो, तो भी सर आपका फंड कभी कम नहीं होगा। ओके। क्योंकि और कितना बचा? थैंक यू। तो मतलब आपका फंड एप्रिशिएट ही करने वाला है, ओके। राइट? पर एफडी में 6% निकाल दिया, वो उतना ही रहेगा, वो कभी एप्रिशिएट नहीं करेगा। ओके। इसकी थोड़ी और डिटेल में बात सर हम आखिरी एपिसोड पे करेंगे जब पोर्टफोलियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। इसमें सर मैं कुछ ऐड करूं अगर? हाँ जी, कहिए ना सर, कहिए। सर ये जो हम 6% की बात करते हैं एफडी का, ये हाँ। अगर हम इन्फ्लेशन को लेते हैं तो वी आर गोइंग इनटू नेगेटिव। इन्फ्लेशन सर कितना गिन रहे हो? अगर आप 7% लेके चलते हैं आज की डेट में, हालांकि इससे ज्यादा है, बट अगर 7% भी लेके चलते हैं तो 6% एफडी पे मिल रहा है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कम होता जा रहा है, राइट? वेयरएज इन इक्विटी आपको डिविडेंड तो मिलता है, बेशक कम है, पर आपकी जो वैल्यू की अप्रिसिएशन है वो उससे कहीं ज्यादा है। बराबर है सर, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है ना कि इन्फ्लेशन हम उम्मीद कितना करेंगे, वैसे वो 6% से तो कम ही रहने वाला है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे देखो अभी हम 60% पे आ गए, 7.5% आ गए, तो ये बहुत महंगा है, तो इसीलिए सब हाहाकार मचा हुआ है। हम वापस किधर चले जाएंगे अगले साल? 6%, 5.5%, 5%। तुम ये समझे कि इंडिया में हम इन्फ्लेशन 5% के आसपास डिकेडल इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर वो और हमारी जो इनकम है सर वो 10-12% से बढ़ती है, तो बढ़िया ही है। करेक्ट। या विनीत भाई कहिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है? यस प्लीज। सर एक क्वेरी थी। बताओ ना सर। सर जनरली रिजल्ट अपना आता है साल का खत्म होने के 1-2 महीने बाद, और उसका जो प्राइस का इफेक्ट जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसी फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं, राइट? तो इज दैट अ परफेक्ट वे टू मेजर, या अगले साल उसका ज्यादा इफेक्ट आता है? सर रिजल्ट साल के एंड होने पे नहीं आता सर, साल में 4 बार आता है। हाँ, 4 बार। बराबर। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एनुअल रिजल्ट आए अप्रैल के बाद, पर हमें अंदाजा जून से ही आने लगता है कि क्या होने वाला है, तो इसकी इफेक्ट पहले से भाव पे पड़ती है। ओके, राइट? पर फिर भी इसको डिटेल में हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक से जो सीखेंगे ना ये बड़ा एडवांस होगा। मैं बता दूं सबको कि हम पहले नहीं सिखाते थे वर्कशॉप में, परसों से हम सिखाते थे ये एस्टिमेट करना, नियर टर्म में रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना, ये नहीं सिखाते थे।
पर मैंने पिछले साल से ये देखा कि लोग समझ पा रहे हैं, लोग उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हम अभी लास्ट ईयर से ये एडवांस चीज सिखा रहे हैं वर्कशॉप में, राइट। तो मुझे उम्मीद है हम एक डेप्थ में डुबकी मारने वाले, पर आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप उसका फायदा भी उठा पाओगे, पर उसके लिए आप सबको साथ में रहना पड़ेगा, राइट सर? राइट सर। या तो लेट अस मीट नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद।